अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक और पोइम डिस्कस करेंगे टेड ह्यूज की, जो कि है वुडवो। पहले इसके थ्रशेस पोइम को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आज हम वुडवो को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम देखेंगे कि टेड ह्यूज हैं कौन, एंड वी विल लुक एट हिज इंपॉर्टेंट वर्क। देखेंगे वुडवो एज अ बुक, फिर हम इंट्रोडक्शन एंड समरी वुडवो पोइम की डिस्कस करेंगे, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे वुडवो पोइम की, देन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ पोइम, देन लिटरेरी डिवाइसेस which have been used in this poem, and themes which have been portrayed by Ted Hughes in this poem, then tone and then purpose and main idea of poem। तो ये सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे तरीके में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मेरी कोशिश होगी कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने की, जो अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दें। तो टेड ह्यूज़ का फुल नेम है एडवर्ड जेम्स ह्यूज़। टेड ह्यूज़ जो कि एक लिटरेरी फिगर हैं, पोइट रह चुके हैं, प्ले राइट हैं, चाइल्ड राइटर हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पोइम्स चिल्ड्रन के लिए कंपोज किए, ज़्यादातर उन्होंने अपने बच्चों को डेडिकेट की। तो वो पैदा हुए हैं इंग्लैंड में, डेथ हुई है उनकी लंदन में 1988 में हार्ट अटैक की वजह से। ठीक है, नीचे इनकी लाइफ हिस्ट्री है। तो फर्स्ट जो सी पोइम की कलेक्शन इनका द हॉक इन द रेन है, जो कि इनको इनकरेज किया था सिल्विया प्लैथ ने, ताकि वो इसको उसको सबमिट करें। तो सिल्विया प्लैथ कौन है? वो इनकी स्पाउस रह चुकी हैं। जब इन्होंने दूसरी शादी कर ली तो फिर उन्होंने क्या किया, ख़ुद के मुंह को ओवन में देकर सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो सिल्विया प्लैथ भी एक राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं, लेकिन हम इस पोइम में टेड ह्यूज़ की पोइम को देखेंगे, इसलिए बायोग्राफी भी हम उसी की देखेंगे। तो उन्होंने द हॉक इन द रेन के एक कंपटीशन के लिए सबमिट किया, 1957 में पब्लिश हुआ। फिर आगे है कि इसने कौन कौन से काम किए हैं। तो जो से इसके पोइम्स हैं, इनमें ये एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मेटाफर्स यूज़ करते हैं, वो नेचर को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं, वो नेचर को ऐसे थ्रेटनिंग दिखाते हैं, हार्श दिखाते हैं नेचर को। तो ह्यूज जोन से हैं, वो लॉरिएट पोइट रह चुके हैं 1984 में अंटिल हिज डेथ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की इमेजरी यूज़ किया करते थे जो वो क्रिएचर्स को देखते थे। तो जो ये नीचे है कि द टाइम्स ने इनको क्या प्रेस्टिज इनको दिया है। तो ये था लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट टेड। नीचे हैं इनके कुछ वर्क्स, ये भी आप प्लीज देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो वुडवो जो सी पोइम है, ये एक बुक पर भी पूरी मुश्तमिल है और उस बुक का नाम ही है वुडवो। तो वुडवो ह्यूज का फोर्थ कलेक्शन पोइम्स का, स्टोरीज का एंड देन अगेन पोइम्स का, ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके 3 सेक्शन बने हुए हैं। पहला कौन सा? पोइम का, दूसरा शॉर्ट स्टोरीज का और तीसरा अगेन पोइम का, यानी कि स्टार्ट और एंडिंग दोनों पोइम पर हुई है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, यानी कि सारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक्सप्लेन करते हुए ह्यूज सजेस्टेड फॉर सम रीडर्स book can be read as a single adventure और वन नरेट। यानी कि एडवेंचर कैसे कि इसमें जो सा पोइम का है ना, जो सा पोइम का सेक्शन है, वो कोई चीज़ हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, फिनोमेना हो रहा है, उससे पहले वो है। ठीक है, उन मैटर्स की एक्सप्लेनेशन के लिए वो सेक्शन है। और जो सी स्टोरीज हैं, वो जो मैटर की एक्सप्लेनेशन की, जो मैटर आगे बयान होने जा रहा है, वो मैटर है स्टोरी इवेंट। और जो से थर्ड सेक्शन है, वो क्या है कि जो इवेंट हो चुका है उसके बाद में डिस्कशन है। तो जो से वुडवो है, वो उस बुक की फाइनल या लास्ट पोइम है। वुडवो पूरी एक बुक है ह्यूज की, इसमें बहुत सारे मास्टर पोइम्स हैं। ये वुडवो भी एक, जो हम डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल पोइम है। तो अब आगे हम इस पोइम की इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसकी समरी देखते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ पोइम। तो ये पोइम लिखी गई है 1967 के राउंड अबाउट। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग मतलब कि इसमें लगता है कि कोई चीज़ है जो खुद के साथ हम कलामी कर रही है, खुद के साथ ही गुफ्तगू कर रही है। ठीक है, और वो कौन है? वो वुडवो है, जो कि फिक्शनल ह्यूमन लाइक क्रिएचर है। फिक्शनल ह्यूमन लाइक कैसे? क्योंकि वो अपनी क्वालिटीज़ जो सी हैं, बाकी थिंकिंग जो सी वो कर रहा है, वो सब कुछ ह्यूमन की तरह कर रहा है। इन जानवरों में हमें पता है कि थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं पाई जाती, जैसे कि इंसान इस कायनात की
सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करता है। वो जानवरों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती, तो वुडवो भी ऐसे इस वजह से उसे फिक्शनल ह्यूमन लाइक क्रिएचर का है। ये नहीं पता कि वो जानवर है वो या क्या है, लेकिन उसे इस थिंकिंग की क्वालिटी की बिना पर कह दिया कि वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर है, फिक्शनल ह्यूमन लाइक क्रिएचर। ठीक है, ये क्रिएचर क्या करता है कि जो इसके सराउंडिंग्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट करता है और रिपीटेडली खुद के वजूद के बारे में खुद से क्वेश्चनिंग करता है और पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढने की कोशिश करता है थ्रू आस्किंग वेरियस क्वेश्चन, पॉन्डरिंग ऑन हिज एनवायरनमेंट। इस पोएम के फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, जो उनसे स्पीकर है वो खुद से रेटोरिकल क्वेश्चन करते हैं। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं जवाब की गर्ज से नहीं, बल्कि इस गर्ज से ताकि उस आइडिया को अराउज किया जाए, प्रोवोक किया जाए, ताकि अगला जो रीडर है उसे भी हम इस चीज़ पर मजबूर करें कि वो भी ये बात सोचे। ठीक है, वो क्या करता है, रिवर्स में जाता है, खाता है, पीता है, बैठता है और एक फ्रॉग की लाइफ के ऊपर कंसिडर करता है, सोचता है और वो इवन ये भी सोचता है कि ये फ्रॉग इसके लिए इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। तो जो पोइम है वो एंड हो जाती है प्रोग्रेसिंग, यानी कि आगे ही बढ़ते रहने वाले क्वेश्चनिंग से, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि जो से स्पीकर है वो किसी चीज़ को कोई क्वेस्ट है उसकी, वो किसी चीज़ की तलाश में है। किस चीज़ की तलाश में है, वो पर्पस ऑफ लाइफ को समझने की तलाश में कि वो कहाँ से आया है, वो इस दुनिया में अगर आया है तो उसकी ज़िंदगी में रहने का मकसद क्या है, जो कि बतौर इंसान हम भूल बैठे हैं। नेक्स्ट, इस पोएम की मज़ीद क्लैरिफिकेशन करने के लिए हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस पोएम की स्टार्टिंग लाइन ही देखें आप कैसे हैं, एम आई, मैं कौन हूँ, हमें ये जानने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चनिंग से ही ये पोइम स्टार्ट हो रही है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, नोजिंग हियर, नोजिंग का वर्ड भी देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया टेड ह्यूज ने। इसका मतलब ये है टू लुक अराउंड और सर्च इन ऑर्डर टू डिस्कवर समथिंग। इसका मतलब देखेंगे कितना अच्छा है इस पोइम के लिए। वो क्या करता है कि वो खुद से पूछता है कि मैं कौन हूँ, इधर उधर देखता है, पत्तों को ऊपर नीचे करता है। ठीक है, following a faint stain on the air to the river's edge, वो एक फेंट स्टेन वो करता है और कहाँ पर पहुंच जाता है, टू द रिवर्स एज, दरिया के किनारे तक पहुंच जाता है। फिर वो क्या करता है, पानी के अंदर दाखिल हो जाता है। आई एंटर वाटर, एम आई टू स्प्लिट, कौन हूँ मैं जिसने पानी को ये कैसे चीर दिया। खुद से वो क्वेश्चन कर रहा है, अगर मैं कोई हरकत कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ जो इस काबिल बना हूँ। ग्लासी ग्रेन ऑफ वाटर, लुकिंग अपवर्ड आई सी द बेड, वो वाटर को देखता है और फिर क्या करता है कि वो कहता है कि आई सी द बेड ऑफ द रिवर। ठीक है, जो से रिवर है उसको भी पोइम के लिए वर्ड यूज़ किए कि बेड की तरह का है और वो देखता है अपसाइड डाउन से, जो कि उसे वेरी क्लियरली नजर आ रहे हैं। आई सी द बेड ऑफ द रिवर अबव माई अपसाइड डाउन, वेरी क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट एम आई डूइंग हियर इन द मिड एयर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर इस मिड ईयर में कर क्या रहा हूँ, खुद के अमल पर वो गौर कर रहा है। देन है वाई डू आई फाइंड दिस फ्रॉग सो इंटरेस्टिंग, कि वो किसी फ्रॉग को देख रहा है और वो खुद से पूछ रहा है कि ये फ्रॉग मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। एज आई इंस्पेक्ट इट्स मोस्ट सीक्रेट इंटीरियर एंड मेक इट माई ओन, ये इस चीज़ों से पता चल रहा है कि शायद उसने ना इसको ऑपरेट किया है और वो इसकी सीक्रेसी जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और उसे लगता है कि कहीं मैं इस फ्रॉग के साथ तो अटैच नहीं हूँ, कहीं इसके साथ तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डू दिस वीड्स नाउ मी, क्या ये जड़ी बूटियाँ मुझे जानती हैं। एंड नेम मी टू ईच अदर, और एक दूसरे को मेरा नाम ले रही हैं। हैव दे सीन मी बिफोर, फिट इन देयर वर्ल्ड, वो खुद से कह रहे हैं कि क्या मैं इस दुनिया में फिट हो रहा हूँ। आई सीम सेपरेट फ्रॉम द ग्राउंड, और वो फिर कह रहा है कि ये जड़ी बूटियाँ तो ज़मीन पर लगी हुई हैं। ठीक है, जड़ी बूटियाँ ज़मीन पर लगी हुई, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो सेपरेट हूँ ज़मीन से, नॉट रूटेड, और इनकी तरह रूटेड भी नहीं हूँ, बट ड्रॉप्ड आउट ऑफ नथिंग, और किसी भी चीज़ से मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। आई हैव नो थ्रेड्स, वो कह रहा है कि मेरे कोई थ्रेड्स वगैरह नहीं है। फास्टिंग मी टू एनीथिंग, जो कि मुझे किसी चीज़ के साथ जोड़े रखें। तो ये बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल पोइम है और कह रहा है आई कैन गो एनीवेयर, तो ये हम देख सकते हैं कि इंसान के पास फ्रीडम है।
में इंसान अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, बाकी चीज़ें फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकती। हमारा जहाँ दिल चाहता है हम जाते हैं। नेक्स्ट है आई सीम टू हैव बीन गिवन द फ्रीडम। तो ये इंटरनल मोनोलॉग है फ्रीडम के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए कि हमें अपनी इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। हमें ये जो चीज़ों से नवाजा गया है उन पर भी गौर करना चाहिए। सिर्फ लाइफ के डार्क साइड की तरफ नहीं हमें देखना चाहिए। ऑफ दिस प्लेस व्हाट एम आई देन एंड पिकिंग बिट्स ऑफ bark ऑफ दिस rotten stump gives me no pleasure। कह रहा है कि ये जो से रोटन स्टम्प है, ये बार्क जो सी छाल है दरख्त की, ये उठाने से मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही एंड इट्स नो यूज़। सो वाई डू आई डू, कि जब इस काम में कोई मुझे खुशी हासिल नहीं हो रही है, जो सेटिस्फेक्शन है किसी काम को करने से हमें हासिल होती, अगर वही नहीं हासिल हो रही तो फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। एंड डूइंग डैट हैव coincided very queer, but what shall I be called? Am I the fire when I honor? What shape am I? What? तो फिर ये देखें अगेन बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल लाइंस हैं। वो कह रहे हैं कि क्या मेरा कोई ओनर है? मालिक सोचना चाहिए ना कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, उसको भी हमें जहन में रखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हैव आई एन ओनर, तो ये क्या है? ये सारी ह्यूमन लाइक थिंकिंग है, ठीक है। शेप एम आई एम ह्यूज if I go to the end of this way, past the trees, and till I get tired that's touching one wall of me for the moment, ठीक है। तो वो अपनी शेप की मैसिवनेस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और फिर वो ये कह रहा है फॉर द मोमेंट इफ़ आई सिट स्टिल हाउ एवरीथिंग स्टॉप्स टू वॉच मी। तो यहाँ पर क्या किया है कि इंसान को कहा नहीं क्या कि ये वो इंसान है, लेकिन हम इसको एनालाइज कर रहे हैं ना, तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर इंसान को बताया गया है क्राउन ऑफ क्रिएशन, सेंटर ऑफ यूनिवर्स, कि कैसे सारी चीज़ें उसके ही कंट्रोल में हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर आगे कहता है कि आई सपोज आई एम द एग्जैक्ट सेंटर, ठीक है। तो फ्रॉम दीज लाइन्स वुड वो केम टू नो दैट ही इज़ द एग्जैक्ट सेंटर। तो वो जो आगे क्वेश्चनिंग, पहले वाली क्वेश्चनिंग थी, तो यहाँ पर जवाब उसे मिल गया है। लेकिन आगे कहते हैं बट देयर इज ऑल दिस व्हाट इज इट रूट्स 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 एंड हियर इज द वाटर अगेन वेरी क्लियर बट आई शैल गो ऑन लुकिंग। लेकिन वो कह रहे हैं कि हर एक चीज रूट्स रूट्स रूट्स, कि हर एक चीज एक बाउंडेड फॉर्म में है, हर एक चीज के पास फ्रीडम नहीं है। और जो वाटर है इट्स वेरी क्लियर क्लियर, मतलब कि अजीब सा है और ये सब कुछ ऐसे बाउंडेड है, फ्रीडम नहीं है। एंड आई शैल गो लुकिंग, और मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए, इन चीज़ों की तरह ठहराव मेरी पर्सनैलिटी में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात समझाने की वो कोशिश की जा रही है। तो वो कह रहे हैं मुझे आगे जाते ही जाना चाहिए, जाते ही जाना चाहिए, ताकि मैं और इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करूं, ताकि और जो ऐसी प्रोग्रेस है वो मिलती रहे, और सवालों के जवाब क्लियर होते जाएं, और यानी कि मज़ीद उसकी थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ते रहे। तो ये आई शैल गो ऑन लुकिंग, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नोट पर ये पोइम ख़त्म होती है। तो ठीक है, इस पोइम में हमने देखा कि कैसे क्वेश्चनिंग हो रही है ह्यूमन लाइफ की, ये सारी चीज़ें हमें भी सोचनी चाहिए। हमें, हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास थिंकिंग कैपेबिलिटी है, हम, और फिर वो कहते हैं और हमें अपने ओनर के बारे में भी सोचना चाहिए कि किस कौन है जो हमें इन सारी चीज़ों से नवाज रहा है, और फिर कि हम इस यूनिवर्स के एग्जैक्ट सेंटर हैं, सेंटर ऑफ यूनिवर्स हम इंसान ही हैं, ठीक है। और हमें ठहरना नहीं चाहिए। एक पानी भी है ना, अगर वो भी ठहर जाए तो वो भी स्मेल क्रिएट करता है, फाउल स्मेल उसमें से आती है। अगर वो आगे बढ़ता रहेगा, रवानगी रहेगी, तभी वो काम आएगा। इसलिए हमें भी we shall go, we shall explore this world more and more, as this poem has been ended on a very optimistic note that I shall go on looking, ठीक है। तो ये था इस पोइम का एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर और फॉर्म क्या है इस पोइम की, जिसमें ये लिखा गया है। ये 28 लाइन पोइम है जिसको लिखा गया है ब्लॉक फॉर्म में। ब्लॉक फॉर्म क्या होती है? वो पोइम होती है जिसको स्टांसस में नहीं
किया होता है कि किसी में 6 आ गई लाइन्स तो किसी में 4 आ गई, कोई ऑक्टेव फॉर्म हो गया, कोई सिसेट में हो गया, ऐसे कि कोई स्टैंजा की उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होती स्टैंसेस के थ्रू या पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं होता, जो उनसे सारा पोइम है, सारी पोइम है ना वो एक ब्लॉक की फॉर्म में लिखा होता है, सारे यानी कि इकट्ठा ही लिखा होता है, ठीक है, ब्लॉक की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी पोइम एक सिंगल स्टैंजा में है, ठीक है। देयर आर नो स्टैंजा ब्रेक्स, ही आल्सो रोट दिस पोइम इन फ्री वर्स, ठीक है। फ्री वर्स में यूज़ किया गया है। पोइट डिडंट यूज स्पेसिफिक राइम स्कीम और मीटर के, कोई राइमिंग स्कीम नहीं, ए बी बी सी सी या ए बी, कोई राइमिंग स्कीम नहीं यूज़ की गई, लेकिन कुछ हैं जो हाफ राइम्स हैं, ठीक है, जो हैं जैसे कि वीर सीम्स, तो ये थोड़े बहुत लिटिल बिट राइमिंग स्कीम इनकी निकल रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं, हाफ राइम्स हैं ये तो। और ये पोइम फ्री वर्स में लिखी गई है, ठीक है। तो इस पोइम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट्रिकल क्वेश्चन, ठीक है। रेट्रिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं पहले भी बताया है कि वो होते हैं कि जो स्पीकर पूछता है आंसर के लिए नहीं बल्कि उस पॉइंट को मज़ीद एलोबरेट करने के लिए। तो इस पोइम में बहुत सारे रेट्रिकल क्वेश्चंस यूज हुए हैं, जैसे कि स्टार्ट में ही यूज हुआ है व्हाट एम आई। इसका मतलब ये नहीं कि उसे पता नहीं है, बल्कि ये है वो पता नहीं है, ये बात ठीक है कि उसे नहीं पता कि वो कैसे आया, वो इंसान है, जानवर है, वो क्या है, ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर ह्यूज का जो सा मकसद है वो ये है कि हमें सोचना चाहिए कि हम क्या है और कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सी लिटरेरी डिवाइस यूज है वो है इंजैपमेंट। इंजैपमेंट वो होती है कि जिसमें हम अगर पहली लाइन पढ़ें तो उसका आइडिया क्लियर करने के लिए दूसरी लाइन को पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक। दूसरी लाइन का आइडिया हो क्लियर होने के लिए तीसरी लाइन का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लाइन तो इंजैपमेंट में क्या होता है कि लाइन ख़त्म हो जाती है अपना मीनिंग कन्वे किए बगैर, उस मीनिंग को समझने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन के साथ उसको मिलाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो है इमेजरी। इमेजरी का भी बहुत ज़्यादा इस में यूज़ हुआ है, जैसे कि लाइन है बिट्स ऑफ बार्क ऑफ दिस रोटन स्टम्प गिव्स मी, तो ये एक इमेजरी यूज हुई है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है, रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, जैसे कि मिसाल के तौर पर फॉलिंग एंड फेंट इन लाइन 2 में एफ यूज हुए हैं। और नेक्स्ट है ग्लासी ग्रेन, तो जी इनमें यूज हुए हैं। तो ये है एलिट्रेशन, तो ये लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं इस पोइम में। नेक्स्ट है थीम्स इस पोइम के, ये सेंट्रल आइडिया इस पोइम के। फर्स्ट ऑफ ऑल है पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है, कि पर्पस ऑफ लाइफ को इसमें प्रोवोक किया गया है, पर्पस ऑफ लाइफ के आइडिया को इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी, एक फर्द, हर एक फर्द अपनी जगह पर अहमियत रखता है, हम सब ही इम्पोर्टेंट हैं, हमें अपनी इम्पोर्टेंस को कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीडम, कि जो हमने पोइम में इसको बहुत अच्छे से इसके एनालिसिस में देखा है कि वो बताते हैं कि वो है वो किसी चीज़ से रूटेड नहीं है, उसकी कोई थ्रेडिंग नहीं है, वो किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसके पास फ्रीडम है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि लास्ट में उसे हो जाती है कि वही इस यूनिवर्स का एग्जैक्ट सेंटर है। नेचर को इसमें पोर्ट्रे किया है, सर्च है कि वो वुडो है, वो मुसलसल तलाश में है, खुद के वजूद की तलाश में है कि वो क्या है। नेक्स्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के आइडियाज़ हैं, ठीक है, इस मोनोलॉग की फॉर्म में है ये पोइम। तो ये थे थीम्स इस पोइम के। नेक्स्ट हम इस पोइम में यूज़ होने वाली टोन को देखेंगे। तो टोन क्या है इस पोइम की, क्वेश्चनिंग। टेड ह्यूज ने इस पोइम को रेटरिकल क्वेश्चन की फॉर्म में कंपोज किया है। रेटरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, जो कि इफेक्ट के लिए पूछे जाते हैं, किसी आंसर के लिए नहीं, ठीक है। तो ये जो स्पीकर ने बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से ही किए हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में, ठीक है, जो कि कन्वर्सेशन है स्पीकर के खुद के साथ ही, या वो जो से रेटरिकल क्वेश्चन होते हैं वो रीडर्स के लिए भी होते हैं, ताकि वो रिस्पॉन्ड तो नहीं करते ना हमें रीडर्स, लेकिन आइडियाज़ की इफ़ेक्टिवनेस के लिए हम वो क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं इस पोइम में वो लाइफ की मीटिंग या मीनिंग के बारे में। तो नेक्स्ट है पर्पस एंड मेन आइडिया ऑफ पोइम।
तो ये इस पोएम की सारी एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल गया होगा क्या है मेन आइडिया या पर्पस इस पोएम का, लेकिन मज़ीद इसको एलोबरेट करने के लिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस पोएम की जो मेन आइडिया है वो क्या है, ह्यूमैनिटीज़ की क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, मीनिंग ऑफ लाइफ, वंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी, ठीक है, खुद की शनाख्त के बारे में इन्वेस्टिगेशन, ओरिजिन कि हमारी ओरिजिनलिटी क्या है, हम कहाँ से आए हैं, और पर्पस ऑफ लाइफ। जो ऐसे स्पीकर हैं वो एक अनयूजुअल है, ह्यूमन लाइक क्रिएचर है जिसकी लाइफ फील्ड है बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो जो से ये मेन आइडिया है इस पोएम का, वो किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और हमारा जो इनसे कनेक्शन है नेचर के साथ उस चीज़ को ही एलोबरेट करता है ये पोएम। जैसे कि ह्यूज एक नेचर्स पोएट भी कहा जाता है, इंट्रोडक्शन में हमने इसको देखा है। तो ये नेचर के साथ भी हमारे कनेक्शन को बताया गया है। तो जो उनसे स्पीकर हैं वो एक जनरी तय करता है, जंगल में भी, नेचुरल वर्ल्ड के दरमियान, एक्सटर्नली हमें पता चल रहा है कि वो एक नेचुरल वर्ल्ड जंगल में है या कहीं वुडी एरिया में है, और इंटरनली वो ह्यूमन साइकी के अंदर से ट्रैवल करता हुआ जाए। तो ये जो सी पोइम है स्पीकर के स्ट्रगल को हमें बताती है, जो कि उसकी खुद की शनाख्त के साथ है, और वो जो अपने ऑथेंटिसिटी की सर्च में लगा हुआ है, ये पोइम उस आइडिया को कैप्चर करती है। तो वुड वो जो कि एक मिथिकल क्रिएचर है, नहीं पता कि वो कैसा होता है, तो वो क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द अनटेम्ड primal aspects of humanity that are often suppressed or forgotten in modern society, कि जो से हमारे प्राइमल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटी के वो हमारे दब चुके हैं, ठीक है, मॉडर्निटी के चक्कर में, जो कि हम भूल बैठे हैं। तो you suggest that rediscovering these primal instincts is essential for a deeper understanding of ourselves, कि हमारी जो बुनियादी हमारी खसूसियात हैं उन चीज़ों को हमें रीडिस्कवर करना चाहिए, ताकि हम जो लाइफ का मीनिंग है वो डीपली समझ सकें। ये था इस पोइम से रिलेटेड ओवरऑल सब कुछ। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।